आज का हमारा करंट अफेयर्स डिस्कशन है द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है कि इस साल 2022 में भारत के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और हम इस डिस्कशन में ये देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं राष्ट्रपति चुनावों के और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि आर्टिकल 52 में प्रोविजन है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और इनके इलेक्शन को लेके दो मेन आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल है आपका 54। आर्टिकल 54 में ये प्रोविजन है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए किस तरह से होगा, और जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो है आर्टिकल 55 में। तो दो आर्टिकल आपको क्लियर चाहिए। 52 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रावधान है, ठीक। और 54 में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए, और 55 में मैनर क्या है इलेक्शन का, कैसे वोट वैल्यू निकाली जाएगी, वो 55 में दी गई है। तो तीन भिन्न भिन्न बातें हैं हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात यह कि राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम अपनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है, इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें बेसिकली नेशनल और स्टेट लेवल के जो लॉ मेकर्स हैं वो भाग लेते हैं, दैट इज एमपी और एमएलए। प्रावधान ये है। कई हमारे स्टेट हैं जहां पे बाई कैमरल हाउस है, जैसे यूपी हो गया, वो एमएलसी भी होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। इधर जो एमपी हैं ये दो जगह से आते हैं, एक पार्लियामेंट में हमारे आते हैं लोकसभा से और एक राज्यसभा से। एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभाएं हैं वहां से आते हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो नेशनल स्टेट लॉ मेकर हैं, जिनको मैंने थोड़ा और डीप करने के लिए बताया कि लॉ मेकर्स हैं, ये इनमें जो मेंबर्स इलेक्टेड हैं केवल वही भाग लेंगे राष्ट्रपति इलेक्शन में, नॉमिनेट मेंबर्स भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे, ठीक। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। तो हमें पता है कि यदि इस तरह से हम देखें तो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हमारे यहाँ 4896 बनते हैं, जिसमें 543 लोकसभा से, इसके अलावा 233 आपके राज्यसभा से, और विधानसभा से जो एमएलए हैं वो हैं 4120। तो ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विधानसभा के जो एमएलए हैं वो सबसे ज्यादा, और फिर एमपी में हमने लिए कि राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, एमपी लोकसभा और एमपी राज्यसभा, यहां से मेंबर्स आएंगे, और ये सारे मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेट मेंबर्स भाग नहीं लेंगे, ठीक। इसमें एक चीज रखनी है कि हमारे यहां दो ऐसे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जिनकी अपनी खुद की विधानसभाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल एनसीटी दिल्ली के लिए संविधान शब्द एनसीटी इस्तेमाल किया गया, एनसीआर नहीं। एनसीटी और एनसीआर में अंतर है, ठीक। दूसरा पुदुचेरी, इन दोनों को इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों यूटी भाग लेती हैं। बाकी यूटी अभी एक जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि वहां पे भी यूटी बना दिया गया है, तो उसके बाद ही पहला चुनाव हो रहा है, तो अभी वहां पे विधानसभा तो है ही नहीं, चुनाव ही नहीं हुए हैं, ठीक। तो वो पसीमन चल रहा है, तो वो प्रोसेस फंसा हुआ है, अदरवाइज उसको भी इसमें ऐड हो जाते हैं। अब आते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, नामांकन पत्र, नॉमिनेशन पेपर, ठीक। इसमें शर्त ये होती है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स ये फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे, उसमें एटलीस्ट 50 प्रपोजर्स प्रस्तावक और 50 सेकेंडर्स अनुमोदक के साइन होना आवश्यक है, ठीक। और ये प्रस्तावक अनुमोदक कौन होंगे, ये इन्हीं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हमने देखे पीछे, उन्हीं में से होंगे, आइदर एमपी और एमएलए, उनके ही साइन करवाएंगे तो ही आपको ये जो कंडीशन पूरी होगी, ठीक।
एक चीज और कि ये जो प्रस्तावक और ये अनुमोदक हैं, इसकी शर्त 50 वाली जो है ये 1974 से बदली गई है। उससे पहले ये 50 प्रस्तावक अनुमोदक नहीं था। अब 1974 में ऐसा क्या हुआ? तो बेसिकली 1974 में बहुत सारे लोगों ने उस समय चुनाव में पर्चा दाखिल कर दिया था। उस समय ये शर्त बहुत डायलूट थी, बहुत कम संख्या थी। उसका नुकसान और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भरना शुरू कर दिया। लगा कि राष्ट्रीय चुनाव में यदि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स एंट्री करेंगे जिनका चुनाव जीतने से कोई उम्मीद, मतलब कोई दूर दूर तो नाता ही नहीं है, केवल लोकपिता आदि का आधार पे चुनाव में पर्चा दाखिल कर देंगे कि एटलीस्ट चलो हमारा नाम भी इतिहास में आ जाएगा, राष्ट्रीय चुनाव लड़ा था। तो ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए ये 50 आपके प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की कंडीशन एड ऑन की गई है ताकि सीरियस कैंडिडेट आगे आए। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया 1974 में। एक चीज और कि मैंने ये बताया कि जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वो 50 प्रस्तावक अनुमोदक इलेक्ट प्रपोजर्स और सेकेंडर्स से साइन करवा लाएंगे। तो एक जो सेकेंडर्स और प्रपोजर्स है वो एक कैंडिडेट को ही साइन करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। ठीक, मतलब यदि दूसरा कैंडिडेट है तो उसके पास डिफरेंट मेंबर्स के साइन होने चाहिए, जो पहले वाले के 100 हैं वो साइन वहां रिपीट नहीं होंगे। ठीक, ये बदलाव भी जरूरी है। और मैंने पहले भी कहा कि इसमें सेकेंडर्स प्रपोजल्स कौन बनते हैं? जो ऑलरेडी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के पार्ट होते हैं, जो वोट डालने का हकदार होते हैं। दैट इज नेशनल स्टेट लेवल के लॉ मेकर्स, एमपी और एमएलए इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेट मेंबर्स भाग नहीं लेंगे। अब आते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमपी एमएलए जो भाग लेते हैं उसमें एक वैल्यू की बात होती है, वोट वैल्यू। तो वोट वैल्यू दो लोगों का निकाला जाएगा, एक आपका वोट वैल्यू निकाला जाएगा एमएलए का और एक निकाला जाएगा एमपी का। अब ये चीज पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति इलेक्शन और बाकी इलेक्शन में अंतर क्या है। हम जब लोकसभा के वोट डालते हैं या विधानसभा के वोट डालते हैं तो यहां जो वोटिंग सिस्टम है इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। ठीक, एक व्यक्ति एक वोट डालेगा और इसमें जो हार जीत तय होगी वो तय होगी मेजॉरिटी, बहुमत, बहुसंख्यक किसके वोट मिले, मतलब सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, हाईएस्ट वोट किसको मिले। ठीक, और ये एक वोट से भी जीत हो सकती है और लाखों वोट से जीत हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं कि फलाने इलेक्शन हुए और जो आपके सांसद थे, विधायक थे, रिकॉर्ड वोटों जीत के आए। कई बार बहुत मार्जिन ऑफ वोट जो गैप है वो काफी कम रहता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में दो चीज है, एक वोट वैल्यू और दूसरा है कि इस इलेक्शन में जो सिस्टम पैटर्न है उसको बोलते हैं STV, सिंगल ट्रांसफर वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये टर्म्स आपको क्लियर चाहिए, सिंगल ट्रांसफर वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, STVPR। ये STVPR हमने क्यों अपनाया, ये क्यों नहीं अपनाया, इसके पीछे कारण है कि STVPR के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होके आए वो एटलीस्ट पूरे भारत की पसंद हो। ठीक, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनसे उनको सपोर्ट मिले, ताकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट साथ न्यूट्रलिटी, हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहे या उसके ऊपर निष्पक्षता का जो शर्तें कायम रहें, उस पर भेदभाव का आरोप ना लगे। इन सब चीज़ों को तय करने के लिए STVPR सिस्टम को अपनाया गया है। अभी हम आएंगे STVPR पे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे वोट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो वोट वैल्यू मैंने कहा कि यहाँ पे दो लोग भाग ले रहे हैं, एक आपके MP भाग ले रहे हैं और एक MLA भाग ले रहे हैं। किसी भी राज्य के जो MLA होते हैं उनकी वोट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये कि उस राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे MP हो गया, UP हो गया, तो वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है उस स्टेट की, वो उसको हम डिवाइड करेंगे वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नंबर ऑफ MLA हैं, विधायक हैं, उनके साथ, और फिर जो फिगर आएगा उसको और स्मॉल करने के लिए उसको 1000 से 1000 से और भाग देंगे, तो वोट वैल्यू निकल के आएगी उस राज्य के MLA की। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर फिगर है वो पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब है कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा वहां के राज्य का MLA का वोट वैल्यू ज्यादा। ठीक, और जहां पॉपुलेशन कम वहां वोट वैल्यू कम। तो इसमें सीधे देखा है, हमको पता है कि सबसे पॉपुलेशन का की है UP की,
तो यूपी के एक विधायक का जो वोट वैल्यू है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो लगभग है 208 के आसपास, 208। और यदि हम छोटे से बात करें, उदाहरण लें अरुणाचल प्रदेश की, जहां पे डेंसिटी बहुत कम है पॉपुलेशन की, तो वहां के एक का है लगभग 8 वोट वैल्यू। तो ये हमने वोट वैल्यू निकाली एमएलए की। अब हम बात करते हैं एमपी की। यदि हम एमपी का वोट वैल्यू निकाले तो एमपी दो तरह के हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलए, जितनी भी एमएलए के टोटल नंबर वोट्स हैं उसको हम जोड़ दें, ऐड ऑन कर दें और उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ एमपी। टोटल नंबर एमपी कहां से है? लोकसभा और राज्यसभा से। तो कुछ फिगर निकल के आता है, लगभग आपका वोट वैल्यू का फिक्स जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है लगभग आपका 700 के आसपास का कुछ, वो कैलकुलेट कर लेंगे, इस पर उसमें आ जाएगा, लेकिन इस तरह का फिगर यहां पे निकल के आएगा। ठीक। दूसरा ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में एक और चीज है कि यहां पे स्पेसिफिक कोटा वोट की बात की गई है। मतलब ये होगा कि 50+1 टोटल डाले गए वैलिड वोट का जिसको मिल जाएगा पहले, वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। तो स्पेसिफिक कोटा की यहां पे बात की गई है, ये फिक्स है, 50+1 वोट मिलने चाहिए बहुमत। अब हम आते हैं ऑर्डर प्रेफरेंस क्या होता है। ऑर्डर प्रेफरेंस ये होता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि इसमें ईवीएम का मशीन का उपयोग नहीं करते, इसमें उपयोग करते हैं बैलेट पेपर का। जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन सबके नाम लिखे होते हैं, उनके आगे आपको प्रेफरेंस अपनी फिल करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेंकैया नायडू जी खड़े हो रहे हैं इस बार, भारत के वाइस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए जा रहे हैं, सबसे प्रबल दावेदार वही है। मान लीजिए कि साथ में कोई और भी पार्टी के अपोजिशन ने भी किसी खड़ा किया, कोई एक्स व्यक्ति है, कोई वाई व्यक्ति है मान लीजिए। अब हमने जब इसमें फॉर्म भरा जाएगा तो कैंडिडेट नाम लिखे तो आपको प्रेफरेंस देनी है इसमें। जैसे वेंकैया नायडू आपकी पहली पसंद है, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने जा रहे हैं क्योंकि वो भी एमपी हैं, ठीक, तो वो डालेंगे तो ऑब्वियसली वेंकैया नायडू को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। एक्स उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है तो वो उसको होता सेकंड दे दें और तीसरा कोई थर्ड दे दें। मान लीजिए यही बैलेट पेपर हम देखें कि इसको सोनिया गांधी जी भर रही हैं, तो सोनिया गांधी जी होता है कि इसको कुछ इस प्रकार से भरें कि उनकी पहली पसंद बन जाए, मान लीजिए एक्स, वेंकैया नायडू उनकी पसंदीदा हो और वाई सेकंड पसंद हो। ये इस तरह से जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं एमपी एमएलए, वो सब अपनी प्रेफरेंस भरेंगे। और अब जब काउंटिंग होगी तो उसमें यह देखा जाएगा कि कितने लोगों ने वेंकैया नायडू जी को फर्स्ट प्रेफरेंस माना है, एक्स को कितने लोगों ने माना है और वाई को कितने लोगों ने माना है। यह फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में निकाला जाएगा। यदि मान लीजिए एक्स या वेंकैया नायडू जी जिनको पहली प्रेफरेंस माना है, टोटल डाले गए वैलिड वोट का 50+1 मतलब लगभग 50+ लोग ने इनको अपनी पहली 51% लोगों ने अपनी पहली पसंद मान लिया, तो ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि तीनों के बीच में वोट बट गए, टोटल डाले गए जो वोट थे उसमें इनको मिला 40, ठीक, इनको मिला आपका 30, ठीक, और जो रिमेनिंग है, और मान एक कैंडिडेट और जोड़ देते हैं इसमें, एक्स वाई जेड में ए जोड़ देते हैं, ठीक, और इनको मिला 20, तो 40 + 20 60 और +30, ठीक, 90, रिमेनिंग ए को मिला 10। अब किसी को 50+ नहीं आया है और हमें पता है कि कोटा जो है वो 50+1 का है, तो अब क्या होगा, सबसे कम वोट किसको मिला? ए को। जिनने ए को अपनी पहली प्रेफरेंस माना होगा उनने इनमें से किसी एक को अपनी सेकंड चॉइस माना होगा। मान लीजिए किसी ए ने इनको फर्स्ट, किसी व्यक्ति ने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस माना था, उसी ने वेंकैया नायडू को अपनी सेकंड प्रेफरेंस माना था। तो अब जो ए के वोट हैं क्योंकि सबसे लो इसको मिले हैं, वो इन तीनों में बट जाएंगे। जहां जहां इसको ए मान के फर्स्ट मान के दूसरे सेकंड दिया गया था, वो सेकंड ऑटोमेटिक 1 बन जाएगा और फिर काउंटिंग करती जाएगी, और जैसे इस काउंटिंग में 50+1 अचीव हो गया उसी को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। यहां पे एक चीज और कि राष्ट्रपति चुनावों में पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती है। यही मात्र एक ऐसा इलेक्शन है जहां पे व्हिप जारी नहीं किया जाता है। पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे हाउस के मेंबर्स हैं,
उनको अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालने का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति इलेक्शन को लेके जो बारीक बातें थी वो हमने चर्चा करी, और क्या होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कैसे काउंटिंग होती है, ये सब चीजें हमने इसमें देखी है। ये जो मैंने आपको बताया कि सेकंड राउंड की काउंटिंग जो होती है, जो मिनिमम वोट वाले होते हैं उसको हटा के बाकी शेयर करते हैं, ये भारत में केवल एक ही बार हुआ है। अधिकांश मामलों में भारत में जो परिणाम आए हैं वो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही आए हैं। आई होप कि आपको जिसका फायदा हुआ होगा और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ये बहुत लाभदायी रहेगा। थैंक्स, धन्यवाद।